हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, विच इज द कैपेसिटर। ठीक है, इससे पहले अपने ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, उनके पॉइंट्स, डाइपोल के बारे में और कुछ डिफरेंट शेप्स की वजह से जो पोटेंशियल आपके डिफरेंट जगह पे एग्जिस्ट करते हैं वो अपन ने देखा। फिर से एक वार्निंग डाल दे रहा हूं, दिस लेक्चर इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन ऑफ फॉर्मूला शीट, दिस हैज नथिंग टू डू विद द डिटेल्ड एनालिसिस। उसके लिए अलग लेक्चर है जहां पे हम पूरा डिटेल्ड हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट होगा अपना कैपेसिटर, और कैपेसिटर के ऊपर फोकस करते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, उस कैपेसिटेंस के पे भी डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी। यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। बैटरी डीसी सोर्स है, पोटेंशियल V मेंटेन कर रही है कैपेसिटर के अक्रॉस, और बीच में जो रीजन है प्लेट के बीच में वो है वैक्यूम। ये जो प्लेट है नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये जो प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और उस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड परसिस्ट करेगी जब तक उस एनर्जी को यूज न कर लिया जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैपेसिटर। व्हाट इज द कैपेसिटर? विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अच्छा, उस कैपेसिटर की इक्वेशन क्या होती है? Q इक्वल टू CV, और ध्यान दीजिए Q इक्वल टू CV में Q चार्ज है, V पोटेंशियल है, C इज दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो दोनों को इक्वेट करने के लिए लाया गया। बिकॉज अगर आप नोटिस करें तो इस कैपेसिटर, इस डिवाइस पे बैटरी के पोटेंशियल को अगर बढ़ाएंगे तो इसका चार्ज इंक्रीज होता है, यानी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है C, विच इज द कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। क्या है भाई? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अच्छा, इसमें A क्या है? A है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? जहां चार्ज भाग रहा है उसके परपेंडिकुलर जो अक्रॉस द सेक्शन होगा उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो A है। और यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की प्रॉपर्टी है। A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड व्हाट इज D? D इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट, और ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट इज दिस? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही अपने सिलेबस में है। ठीक है, तो इसमें ये जो कैपेसिटेंस को लिखा है एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज दिस? तो ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे, कि किस तरह का मीडियम उसमें इंसर्ट किया गया है, वेदर इट इज कंडक्टिंग, वेदर इट इज इंसुलेटिंग। जैसे हम एक वर्ड अभी देख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद कीजिए, पहले चैप्टर में एक टर्म था एप्सिलॉन R, दैट वाज रिलेटिव परमिटिविटी। उस रिलेटिव परमिटिविटी को हम अब इस चैप्टर में क्या नाम देते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और वो कैसे आपके कैपेसिटेंस को अफेक्ट करेगा मीडियम के हिसाब से देखते हैं। अच्छा, ये जो C है ये क्या है? ये है कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? फैरेड। और फैरेड जो होता है बहुत बड़ी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, कैपिटल F से डिनोट करते हैं, बट ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसीलिए हम जनरली क्वेश्चंस में आप देखेंगे पिको फैरेड या माइक्रो फैरेड यूज होता है। ठीक, अच्छा, अब कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज करना है भाई, देखिए अगर मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये बताओ कि चार्ज अगर बढ़ेगा, तो ना भाई चार्ज अगर बढ़ेगा तो बताइए कैपेसिटेंस का क्या होगा? अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस का क्या होगा? कुछ नहीं, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ दी V। Q बढ़ रहा है इसका मतलब V बढ़ा है। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है, जैसे रेजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस थी, इंडक्टर की इंडक्टेंस, वैसी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस। तो जब तक आप उसके डायमेंशन को या उसके मीडियम को ना छेड़ दें तब तक किसी बैटरी के पैरामीटर को चेंज करने से वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे पहले एक टर्म पे बात करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज दैट फैक्टर ऑफ द मीडियम थ्रू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम रिड्यूसेस इन द मीडियम। सिंपल भाषा में बोलता हूं मैं, ये तो हो गया डेफिनेशन, ठीक है, शो ऑफ करने के लिए। अब सिंपल भाषा में सुनना भाई, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है? वो एक नंबर है, डायमेंशन, मतलब आपका डायमेंशनलेस नंबर, जो क्वांटिफाई करता है कि कोई कितना बेटर इंसुलेटर है या कोई कितना बेटर कंडक्टर है। ठीक है, तो हम वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड फॉर इंसुलेटर। तो इंसुलेटर को मतलब अगर आपको कैटेगराइज करना है तो K के बेसिस पे होगा। एंड व्हाट इज K? सिंपल सा बात, यहां पे आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर वैक्यूम है, इधर वैक्यूम है और यहां भी वैक्यूम है, दोनों जगह वैक्यूम है, मतलब खाली है, कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, और यहां क्या हुआ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है, ये जा रही है, बट इसके बीच में आप नोटिस कर रहे हैं हमने क्या रख दिया है? वी हैव केप्ट अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंसर्ट कर रखा है। ये जस्ट मैंने, आप अभी कैपेसिटर पे फोकस मत करिएगा, पर्पस ये है कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट यहां एंटर करेगी इस मीडियम में, तो इस मीडियम के अंदर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम E नॉट बाय K। क्या बन जाएगी भाई? E नॉट बाय K। यानी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में एंटर करे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो
वो फील्ड ई नॉट बाय के हो जाती है, और ये हर जगह ई नॉट बाय के रहेगी जब तक मीडियम में है। यानी यहां ई नॉट 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 बाय के ई नॉट बाय के ई नॉट बाय के ई नॉट बाय के ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट। ठीक, यानी अगर मुझे उसको प्लॉट करना है, इसको अगर कर्व को प्लॉट करना है तो बार चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले नीचे देखिएगा क्या किया है, इसी पर्टिकुलर वेरिएशन, इसी मूवमेंट को नीचे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस के टर्म्स में शो करेंगे और यहां पे इलेक्ट्रिक वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, यू आर मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट से अपना मूव करना शुरू कर रहे हैं, हाईलाइट ये लाल गोले को देखना, यहां से मूव करना शुरू कर रहे हैं। चलिए मूव कर रहे हैं, कर्व बना रहा हूं मैं। सबसे पहले यहां हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ई नॉट होगी। वैक्यूम में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई नॉट। अच्छा, उस मीडियम में एंटर करके बाहर निकल जाएंगे तो भी जिस मीडियम में ट्रैवल कर रहे होंगे वो भी वैक्यूम है, और वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई? ई नॉट ही होगी, कांस्टेंट रहेगी ई नॉट, पैरेलल। ठीक है, लेकिन जैसे उस मीडियम में एंटर कर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ई नॉट बाय के, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, क्योंकि 1 तो वैक्यूम के लिए होती है। ठीक है, पुअर इंसुलेटर बट स्टिल वी हैव अ वैल्यू फॉर 1 फॉर एयर और वैक्यूम। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप नोटिस करिएगा उसके साथ क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हो जाएगी ई नॉट बाय के, यानी बाहर जो थी उसके रिस्पेक्ट में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। अब ये मेरा एक तरीका था फॉर्मूला के साथ साथ ग्राफ भी बताना था, बिकॉज मैंने 2 बार देख लिया ये ग्राफ पूछा हुआ है इसीलिए किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझने के बाद अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की, ये कैपेसिटेंस कैसे अफेक्टेड है बाय द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, किस तरह से अफेक्ट होता है? सबसे पहले वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रखा है अपने ने, दोबारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ध्यान से देखिए ये रहा, और हमने इसमें क्या इंसर्ट कर रखा है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जो पूरे के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले रहा है जितना पैरेलल प्लेट के बीच में जगह थी। तो तब देखिए कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, डिराइव कर सकते हैं, बट वही फॉर्मूला शीट डिस्कशन बाबू उतना ही बोला जाएगा जितना सिर्फ रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं भैया, अब मोटिवेशन नहीं चाहिए, काम कर जो बचा है। सी क्या है कैपेसिटेंस? वो है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसमें के आप ध्यान से देखेंगे के इज नाउ मल्टीप्लाइड विद द एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो प्रीवियस वाले केस में था जब हमने कोई मीडियम इंसर्ट नहीं कर रखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और ध्यान दीजिए अब जो कैपेसिटेंस हो चुका है वो हो गया है के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसमें ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक, चलिए अब मान लीजिए इस तरह का अरेंजमेंट है तो क्या करेंगे? ये तो सिंपल था, यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रीवियस कैपेसिटेंस था नया वाला, अब उसके रिस्पेक्ट में ये जो सी डैश नया वाला कैपेसिटेंस बनाया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? ये सी का मतलब क्या है? ये वो वाला कैपेसिटेंस है जब 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 डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया। भाई साहब एनर्जी ज्यादा हो जा रही है, वापस लाते हैं। चलिए, तो सी डैश क्या है? के इंटू सी। सी का मतलब कैपेसिटेंस जब हमने वहां पर मीडियम इंसर्ट नहीं किया, एंड के है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी आपका कैपेसिटेंस हैज बीन इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ के। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखेंगे, इस वाले पॉइंट को देखिए, इधर आके देखिए, ये वाला पॉइंट जो है इसको देखिएगा, लाल गोले से करते हैं, खराब हो जाएगा नहीं तो। हाँ, अब यहां क्या कर रखा है? वी हैव इंसर्टेड 3 डिफरेंट डायलेक्ट्रिक, ठीक है, 3 अलग अलग इंसुलेटर इंसर्ट कर रखे हैं। पहले वाले का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, थिकनेस T1, दूसरे वाले का K2, जो आपका थिकनेस है T2, तीसरे वाले का K3 और थिकनेस है T3। अब जो कैपेसिटेंस यहां पे लिखा जाएगा, फॉर्मूला देखिए क्या है? एप्सिलॉन नॉट A बाय T1 बाय K1, T2 बाय K2, T3 बाय K3। क्या किया? थिकनेस डिवाइडेड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थिकनेस डिवाइडेड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थिकनेस डिवाइडेड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, और एक बात ध्यान रखना है, ये रिजल्ट, ये जो आपको कहीं ना कहीं पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा कि ये इतनी बार लिख दिया, 4 होते तो चौथा टर्म भी आ जाता, 5 होते 5वां टर्म आ जाता। आपको ये करना है कि जो भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, जिस भी रीजन की बात हो रही है, यू हैव टू टेक द होल सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट। पूरा रीजन भरना है, पूरा रीजन आपको यूज करना है फॉर्मूले में, पूरा डी सेपरेशन। तो आप तब तक इसको लिखते चलेंगे, ये पूरे पॉइंट को तब तक लिखते चलेंगे जब तक आपका पूरा डी सेपरेशन खत्म ना हो जाए। मतलब मैं इस एग्जांपल को समझाता हूं। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बट ये चीजें हैं एग्जाम में तो इनको हमें क्रिटिकल लेना पड़ेगा। रिजल्ट इधर रखता हूं, बाजू में बता रहा हूं। देखिए यहां पर हमने क्या किया, वी हैव टेकन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये रहा अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम इसमें डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, ये रहा डायलेक्ट्रिक जो यहां पे इंसर्ट कर दिया। लेकिन आप उसके बाद का जो रीजन है उसको देखिएगा, ये जो रीजन है ये वाला, ठीक है, ये जो रीजन है ये वाला, ये रीजन हम क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे, विल कीप इट एज इट इज। तो यहां पे ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसका थिकनेस है T, लेकिन पूरा सेपरेशन है D। पूरा सेपरेशन कितना है? D। अब मान लीजिए अगर मुझे इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया है, लेकिन इसके बाद का रीजन क्या है, देखिए वैक्यूम, मतलब वहां पे एयर है। तो एयर है तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बताओ भाई? 1 होता है। अच्छा, तो उसको भी एक मीडियम मान लो, भले वहां पर कोई इंसुलेटर एक्चुअली इंसर्ट नहीं किया, बट एयर भी इंसुलेटर है, तो उसको एक मीडियम मान लो जिसका थिकनेस कितना है? D माइनस T। अब लिखते हैं कैपेसिटेंस जल्दी से। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पहले कुछ नहीं करने का, एप्सिलॉन नॉट A लिख देने का बिना कुछ सोचे, नीचे आ जाओ,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और थिकनेस उस पे फोकस करना, टी बाय के का रेशियो होता है, तो थिकनेस है टी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्लस बचा हुआ रीजन कितना, डी माइनस टी, और नीचे क्या लिखा देखा 1। क्यों 1 लिखा? बिकॉज एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। मान लीजिए इसी सवाल में इस वैक्यूम की जगह, ये जो वैक्यूम था जहां वैक्यूम हमने लिया था, मान लो इसी की जगह पे अगर कोई कंडक्टर इंसर्ट कर देता तो क्या चेंज होता रिजल्ट में, देखना। उस केस में क्या फॉर्मूला लिखते, तो हम लिखते, पहले तो लिख देते एप्सिलॉन नॉट ए, सिर्फ वही चेंज किया है, जहां एयर था वहां पे एक कंडक्टिंग मटेरियल इंसर्ट कर दिया डी माइनस टी थिकनेस का, ऊपर वाले केस में बस ये चेंज किया। तो नीचे क्या लिखेंगे, तो थिकनेस टी डिवाइडेड बाय के, थिकनेस टी डिवाइडेड बाय के प्लस क्या बचा, थिकनेस कितना बचा, थिकनेस डी माइनस टी। अच्छा सर ऊपर वाले में तो 1 लिखा था, ये वाले में 1 लिखा था, नीचे ये देख नीचे 1 लिखा था, क्यों? क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 था। अब बता कंडक्टर है, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो नीचे लिखा इन्फिनिटी। एंड दिस इज, ये जब डिवाइड कर देंगे तो इतना पार्ट 0 हो जाएगा, के पलट के ऊपर आंसर आएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी। अब ऐसा नहीं कि सर डी माइनस टी वाला पार्ट गायब हो गया, क्यों गायब हुआ? बिकॉज कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है और उसको अपन ने पुट किया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्पेरिकल कैपेसिटर की। स्पेरिकल कैपेसिटर जैसा कोई टॉपिक नहीं है अलग से, ठीक है, लेकिन आप कम से कम, मैंने 36 साल के 37 ईयर का जो कंटेंट था उसके अंदर मैंने जो क्वेश्चन देखे, मुझे कम से कम 3 से 4 बार ऐसे क्वेश्चन मिले, ठीक है, जहां पे उन्होंने छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं स्मॉल आर रेडियस के, उसको कोलीज करके एक बड़ा स्पीयर बना दिया है, और फिर पोटेंशियल का रेशियो पूछा है, चार्ज का रेशियो पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, इस तरह के 3-4 क्वेश्चन दिखे मेरे को। तो भाई जब इतनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है, मेंस में भी हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो फॉर्मूला सुन, सबसे पहले स्पेरिकल कैपेसिटर मतलब क्या, एक सिंगल कैपेसिटर है अपने पास जिसका रेडियस है आर, और उसको अपने कितना चार्ज दे रहे हैं क्यू। व्हाट इज कैपेसिटर? जिसको हम चार्ज दे देते हैं, चार्ज जब वो रख लेता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, एंड दैट इज हाउ इट स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल वही डेफिनेशन है। तो कैपेसिटेंस यहां पे इसका कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालना है Q बाई V करके, डिराइव नहीं है, मतलब चिंता मत करिए, डेरिवेशन नहीं है, ये एक स्टेप का लाइन है। Q बाई V, Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो C क्या हो जाएगा Q बाई V। अब चार्ज हमने कितना दिया है सरफेस को, एक पॉइंट है, रिवाइज कराने के लिए इसलिए लिया, ठीक है, पॉइंट मतलब हमने जो चार्ज दिया है वो कितना दिया है Q। अब स्पेरिकल कैपेसिटर है भाई, तो अंदर से खोखला है, ऊपर सरफेस पे ही चार्ज आएगा, तो हमने कितना चार्ज दिया Q। अच्छा तो चार्ज हो गया Q। अच्छा पोटेंशियल ऑफ द सरफेस कितना होगा, तो मुझे याद दिलाओ, किसी सरफेस मतलब किसी स्पेरिकल सरफेस के सरफेस पे अगर कोई स्पेरिकल आपका क्या बोलते हैं फिगर हो, उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है, तो वो होता है के क्यू बाय आर। तो ध्यान दीजिए क्यू क्यू कट जाएगा, बच जाएगा आर बाय के की जगह 4 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे तो कैपेसिटेंस मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी यहां पर आपका कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जितना बड़ा आपका रेडियस होगा स्फीयर का, उतना ही आपका ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। लेकिन पोटेंशियल ध्यान से देखिए उल्टा वेरी करता है, अगर आपका स्फीयर का रेडियस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा। एक सवाल है ये नीट का, इतनी सी बात बताइए। चलिए तो इसी को एक एग्जांपल के फॉर्म में यहां बाजू में देखिए क्या किया, बहुत सारे छोटे 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 ड्रॉप्स लिए, ठीक है, और उनको सबको चार्ज, छोटा छोटा चार्ज दे दिया सबको, ये स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, इतने बना नहीं रहा फॉर्मूला शीट में, यही क्यू क्यू खेलते रहेंगे, तो क्यू चार्ज दे दिए। अब क्या किया, इन सब स्फीयर का रेडियस आर, छोटे वाले स्फीयर का रेडियस आर, और सबको हमने चार्ज कितना दिया क्यू। अब इन सबको कोलीज किया मतलब जोड़ दिया, और जोड़ के एक बड़ा स्फीयर बना दिया। तो मान लीजिए अगर यहां पे n ड्रॉप्स हैं, और मैं पूरा डिराइव नहीं करने बैठने वाला हूं इसको कि वॉल्यूम निकाल के हम डिराइव करने बैठेंगे ना, मैं कोई फॉर्मूला दे रहा हूं, सिर्फ मैं तरीका बता रहा हूं, 2 स्टेप का काम है, काम खत्म, ठीक है। तो यहां पे n ड्रॉप्स हैं जिसको अपने जोड़ के कोलीज करके क्या करेंगे, एक बड़ा सा ड्रॉप बना देंगे रेडियस r का। अच्छा इस बात को अगर आप समझे तो आप देखिए सबसे पहले यहां पर किसी छोटे स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा, छोटे वाले स्फीयर का बोल पोटेंशियल क्या लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। क्या भाई के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा तो के क्यूब डिवाइड बाय स्मॉल आर हो गया, एक स्फीयर का, एक छोटे स्फीयर का। बड़े वाले स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा बोल, तो वो होगा के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। ये पोटेंशियल है किसी एक स्फीयर का, छोटे वाले का, और ये बड़े वाले स्फीयर का पोटेंशियल है टोटल के क्यू बाय आर। तो इतना तो मुझे पता है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जो एडिटिव नेचर को फॉलो करता है, और सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव अगर हैं तो मान लीजिए ऐसे n ड्रॉप्स हैं,
n ड्रॉप्स है मान लीजिए, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 27 ड्रॉप्स हैं, तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फालतू में वो फॉर्मूला लिखने में और टाइम वेस्ट होगा। तो मान लीजिए 27 ड्रॉप है, 27 ड्रॉप्स हैं एंड दे वर कोलीज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। तो यहां पे हर एक पे चार्ज स्मॉल क्यू है और चार्ज है एडिटिव नेचर को फॉलो करता है, तो इस बड़े वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 27 क्यू हो जाएगा, 27 क्यू हो जाएगा। तो चलिए बड़ा वाला चार्ज तो अपने को पता चल गया के 27 क्यू बाय आर, बट अगर मुझे पोटेंशियल कंपेयर करना है तो आप नोटिस करो, सॉरी एक मिनट, एक कैपिटल क्यू लिख दिया गलती से, स्मॉल क्यू बाय आर, ठीक है। कैपिटल क्यू इज 27 क्यू, ठीक, सबको जोड़ने पे मिला। अच्छा, अब कंपेयर कैसे करें बड़े वाले स्पीयर और छोटे वाले स्पीयर का पोटेंशियल? तो सिंपल सी बात है, अभी भी एक चीज है जो अपने को तकलीफ दे रही है और वो है ये वाला रेडियस, ये रेडियस, ये तो हटाना पड़ेगा। तो उसका क्या तरीका होगा? तो मैं सिंपल सा लॉजिक है भाई, इनका टोटल वॉल्यूम, छोटे वाले का टोटल वॉल्यूम और बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम, क्योंकि उन्हीं को तो मतलब इन्हीं को तो कोलीज करके ये बनाया है, तो जो टोटल वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। यानी 27, देखना भाई, 27 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई कट जाएगा, क्यूब रूट ले लेंगे तो कैपिटल आर विल बी इक्वल टू 3r। कैपिटल आर कितना मिल जाएगा? 3r मिल जाएगा। कैसे मिला? वॉल्यूम इक्वेट करने से। अच्छा, वॉल्यूम कैसे इक्वेट किया? तो बड़े वाले का वॉल्यूम लिखा तो 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन छोटे वाले का एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 27 विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द 27 ड्रॉप्स, ठीक। तो यहां पे r इक्वल टू 3r मिल गया, उसको उठा के पुट कर देंगे तो आएगा k 27q डिवाइडेड बाय 3r, डिवाइड होगा, फाइनल आंसर आएगा k 9q बाय r। क्या है भाई? k 9q बाय r, ये है k 9q बाय r। यानी एक स्पीयर का पोटेंशियल था kq बाय r, और अब जोड़ने के बाद बड़े वाले का जो पोटेंशियल हो गया है वो है 9kq बाय r। यानी एक स्पीयर, जब आपने ऐसे सारे स्पीयर जोड़े तो बड़े वाले का पोटेंशियल हो गया है 9v। एंड व्हाट इज v? द पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल स्पीयर। एक छोटे वाले स्पीयर का पोटेंशियल अगर v है तो इस बड़े वाले का 9v हो चुका है, ठीक। चार्ज कैसे ऐड किया और रेडियस कैसे निकाला वॉल्यूम को कंपेयर करके, इस बात पे ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम क्या करने वाले हैं? विल बी टेकिंग कैपेसिटर, एक सिंगल कैपेसिटर लेते हैं और कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू टर्म्स, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं? हम एक कैपेसिटर को लेंगे जिसका कैपेसिटेंस है अभी मान लीजिए इनिशियली C है, और उसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया V पोटेंशियल की, ठीक। तो अभी इस जो पहला वाला केस है इसमें हम बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे। तो जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाता है, अगर बैटरी कनेक्टेड रहती है तो, ठीक। और अगर हम मान लीजिए उस बैटरी को कनेक्ट करें, चार्ज करें, उसके बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें तो चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। तो दूसरे वाले केस में आप देखेंगे यहां पर हमने चार्ज कांस्टेंट रखा है, यानी देयर इज नो सोर्स कनेक्टेड विद द कैपेसिटर, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं इस केस में? ये है कांस्टेंट चार्ज, ये है कांस्टेंट सॉरी ये है कांस्टेंट पोटेंशियल और ये है कांस्टेंट चार्ज, ठीक। एनर्जी का फ्लो इतना ज्यादा है कि आदमी भावनाओं में बह जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर कांस्टेंट V और यहां पर कांस्टेंट Q। अच्छा, अब इस वाले केस में और इस वाले केस में करना क्या है? व्हाट वी हैव टू डिस्कस, वो सुनना। तो हमें क्या करना है? हम यहां पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, यहां पर भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं कहां पर? किसी कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। और हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे वो रिजल्ट डायरेक्टली कंपेयर करके लिख रहे हैं, डिराइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपेयर करके लिख रहे हैं। चलिए, तो यहां पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं कैपेसिटेंस को, ठीक है। कैपेसिटेंस कंपेयर हो रहा है बिफोर एंड आफ्टर, ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर, ठीक है। एक मिनट, बिफोर एंड आफ्टर। तो बात किस पे हो रही है? एट कांस्टेंट V पे। वी आर डिस्कसिंग एट कांस्टेंट V, बिफोर एंड आफ्टर। और बैटरी कनेक्टेड है क्या? हाँ। तो बैटरी देखिए, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दे कांस्टेंट पोटेंशियल, या बोल दे बैटरी कनेक्टेड है, तो भी उसका मतलब क्या है? कांस्टेंट पोटेंशियल, एंड देन वी आर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, क्या बैटरी की प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस? नहीं। तो पहले कैपेसिटेंस क्या था? व्हाट वाज द कैपेसिटेंस इनिशियली? क्या था? तो कैपेसिटेंस इनिशियली था एप्सिलॉन नॉट A by D, लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो कैपेसिटेंस नया वाला हो जाता है वो हो जाता है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A by D। जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें तब K टाइम्स है, यानी कैपेसिटेंस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ K, K टाइम्स बढ़ गया,
ठीक, तो ये पहला पॉइंट था। अच्छा, चाहे उसको कांस्टेंट पोटेंशियल पे करें चाहे कांस्टेंट चार्ज पे करें, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, इट विल बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ के इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल और एट कांस्टेंट चार्ज। ठीक, तो पहला पॉइंट ये था। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? तो अभी यहां पे क्या कांस्टेंट है? V। तो हमें अब कमेंट करना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पे। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला नहीं है भाई, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के यू हैव 3 फॉर्मूले। कौन कौन से होते हैं फॉर्मूले? हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय 2C एंड हाफ CV। क्या होता है ये? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले हैं, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय 2C एंड हाफ CV। अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो डिपेंड करेगा क्या कांस्टेंट है। तो हमारे प्रीवियस वाले केस में आइए, क्या कांस्टेंट है यहां पर? तो यहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो आप वो वाला फॉर्मूला उठाएंगे, ध्यान से देखिए, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो आप वो वाला फॉर्मूला उठाएंगे जहां पर पोटेंशियल हो और कैपेसिटेंस हो। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? हाफ CV स्क्वायर। अच्छा, अब अगर हाफ CV स्क्वायर है तो कैपेसिटेंस नाउ हैज बीन इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ K, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी भाई? K टाइम्स बढ़ जाएगी। क्या होगा? K टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस C से क्या हो चुका है? KC, इसलिए एनर्जी भी आप नोटिस करेंगे कि वो K टाइम्स इनिशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट, जो इनिशियल UC एनर्जी स्टोर्ड थी उस बैटरी V पोटेंशियल से, जैसे इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया विथ द बैटरी कनेक्टेड, बिकॉज वी आर डीलिंग एट कांस्टेंट पोटेंशियल, तो नई वाली एनर्जी बन चुकी है हाफ KCV स्क्वायर, यानी एनर्जी K टाइम्स बढ़ चुकी है। ठीक, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा? व्हाट विल हैपन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बेसिक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन। कहां पढ़ा? इक्विपोटेंशियल सरफेस में, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं, बोलने पे देखिए, मैं लिखने में टाइम वेस्ट करूंगा तो फिर दिक्कत होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है V/D। अच्छा, कांस्टेंट पोटेंशियल है, सेपरेशन चेंज कर रहे हैं कैपेसिटर का? नहीं, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले E था तो बाद में भी क्या रहेगा? E, ये सेम रहने वाला है, इट विल नॉट चेंज। व्हाई? बिकॉज द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले और बाद में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? सेम। और ध्यान दो, रीजन क्या है? एट कांस्टेंट पोटेंशियल। एट कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट चार्ज का आंसर अलग है। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो बातें और ले लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, तो हमने बात की अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज इनिशियली क्या था? तो वो CV था। क्या था भाई? चार्ज इनिशियली क्या था? CV। क्या था? CV। अच्छा, तो चार्ज अगर इनिशियली CV है तो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी तो कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस K टाइम्स हो चुका है, तो क्या लगता है चार्ज सेम रहेगा, बढ़ जाएगा? सर बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस हो चुका है K टाइम्स C और पोटेंशियल अभी भी वही है। तो आप नोटिस करेंगे कि इनिशियल चार्ज का K टाइम्स हो चुका है नया वाला चार्ज। इनिशियल चार्ज क्या था? Q, और नया वाला चार्ज कितना है? देख ध्यान से, K टाइम्स हो चुका है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें उतना आप चार्ज हो चुका है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? चार्ज बढ़ क्यों गया? चार्ज इसलिए बढ़ गया बिकॉज व्हेन यू हैव इंक्रीज द कैपेसिटेंस द बैटरी वॉज देयर टू सप्लाई चार्ज। अरे बैटरी नहीं होता तो चार्ज कैसे आता है एक्स्ट्रा? यानी बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया? हाउ मच चार्ज इज सप्लाइड बाय द बैटरी? ठीक है, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, ये भी पूछा हुआ एक बार भाई, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी सिंपल है, और किस प्रोसेस में? डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन के। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तब कितना उसने चार्ज सप्लाई किया बैटरी ने? तो भैया सिंपल है, फाइनल चार्ज कितना है? KCV। इनिशियल चार्ज कितना है? CV। तो व्हाट इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी? K-1 इंटू CV। क्या भाई? K-1 इंटू CV। दिस इज द एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी व्हेन द डाइलेक्ट्रिक वाज इंसर्टेड। जब उसको इंसर्ट किया, दिस मच चार्ज हैज कम एक्स्ट्रा। ठीक, अच्छा, तो इसका मतलब बैटरी ने कुछ काम किया। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? वर्क डन बाय द बैटरी। क्या है भाई? वर्क डन बाय द बैटरी। क्या है? वर्क डन बाय द बैटरी। अच्छा, तो वर्क डन बाय द बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल होता है, Q। व्हाट इज दिस? चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। तो बताइए, जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तो कितना चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया? उस प्रोसेस में कितना चार्ज सप्लाई किया? तो वो है K-1 इंटू CV। तो इसकी जगह पे लिख देंगे और फॉर्मूला पहले कंप्लीट कर दें, इंटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। इंटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। व्हाट इज V? पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो वर्क डन बाय द बैटरी का फॉर्मूला होता है चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा,
अब इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? तो भैया बैटरी ने चार्ज कितना सप्लाई किया, तो उसने k माइनस वन इंटू सीवी सप्लाई किया। कितना भाई? k माइनस वन इंटू सीवी। कितना? k माइनस वन इंटू सीवी। ठीक है, और कितने पोटेंशियल पे सप्लाई किया? तो v पोटेंशियल पे। तो व्हाट इज द एनर्जी यानी वर्क डन बाय द बैटरी? तो वो है k माइनस वन सीवी स्क्वायर। कितना है भाई? k माइनस वन सीवी स्क्वायर। सिंपल है, आपको चार्ज कितना सप्लाई हुआ वो निकाल लिया मैग्नीट्यूड वाइज, बैटरी का पोटेंशियल पता था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, क्या मिल जाएगा? वर्क डन बाय द बैटरी। सिंपल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय द बैटरी? चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। जनरली पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज कांस्टेंट, तो जो भी उसका 10 वोल्ट 20 वोल्ट पोटेंशियल है उसको चार्ज सप्लाइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अच्छा लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, सुनना भाई ध्यान से। बहुत सारी बातें हैं जो मैं मतलब ऑब्वियसली बात है, रिजल्ट बेस्ड डिस्कशन है तो छोड़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन लास्ट मिनट रिवीजन यही है, एंड हैव कॉन्फिडेंस एंड फेथ ऑन योरसेल्फ, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। चलिए, तो लास्ट पॉइंट है फोर्स बिटवीन प्लेट्स। फोर्स बिटवीन प्लेट्स, तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूं ये किसके बीच का फॉर्मूला है? ये फोर्स बिटवीन प्लेट्स है। क्यों? सोचिए, कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है। जब एक दूसरे को सामने लेके आएंगे उसको, तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो क्या ये ऐसे रहेंगे या खींचेंगे एक दूसरे के पास? ऑब्वियसली खींचेंगे। तो इनके बीच का जो फोर्स होता है वो कैसे अफेक्टेड है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, उस पर चर्चा करना है। लेकिन उस पर चर्चा करने के लिए ध्यान देना, उस पर चर्चा, एक मिनट थोड़ा हिल गया लगता है, हाँ, उस पर चर्चा करने के लिए हमें पहले फॉर्मूला चाहिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, वो लिख रहा हूं। ठीक है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी आप जब भी फोर्स लिखते हैं ना दो के बीच में, तो कैसे लिखते हैं? याद है QE करके एक फॉर्मूला था, F इक्वल टू QE। Q का मतलब क्या है? चार्ज। E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई Q एंड E यू गेट F। लेकिन Q किसी एक प्लेट का और E इसी दूसरे प्लेट का, तो दूसरे प्लेट का फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और Q को लिख सकते हैं सिग्मा बाय A, सॉरी Q को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A। तो ये आएगा सिग्मा स्क्वायर A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है भाई? सिग्मा A, मतलब जो आप सिग्मा स्क्वायर A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा इसी में अगर मैं इस वाले सिग्मा को Q बाय A से रिप्लेस कर देता तो फॉर्मूला आता Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, ये फॉर्मूला है अपना, ज्यादा दिमाग मत खर्च कर, ये मेरा निकालने का तरीका था कि फोर्स बिट, ताकि एक आध का स्टेप याद रह जाता है तो एग्जाम में कभी भूल जाओ तो हो जाए। तो ये, और ये मतलब 2 से 3 बार है ये क्वेश्चन, एक तो असर्शन रीजन के फॉर्म में भी था। तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? आइदर द फॉर्मूला इज सिग्मा स्क्वायर A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और द फॉर्मूला इज Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। इसमें सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, विच इज चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, विच इज चार्ज अपॉन एरिया। ठीक, तो फॉर्मूला है ये। अच्छा, अब मुझे बताइए इस केस में क्या चार्ज बढ़ रहा है? फोर्स बढ़ेगी बिटवीन प्लेट डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद? बताइए भाई, क्या फोर्स बढ़ेगी बिटवीन द प्लेट डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद? यस, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर। जब चार्ज को देखा तो चार्ज K टाइम्स बढ़ गया भाई, चार्ज K टाइम्स बढ़ गया तो फोर्स K स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। सिंपल, फोर्स क्या होगा? K स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। यानी अगर 4 यूनिट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू मैंने इंसर्ट किया तो 16 गुना फोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। क्यों? कैसे पता? क्योंकि वो Q स्क्वायर पे डिपेंड करता है। देखिए ना, इस फॉर्मूला को देखिए, इस फॉर्मूला को देखिए, फोर्स बिटवीन प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर, और नीचे जो क्वांटिटी है, मतलब नीचे जो क्वांटिटीज हैं वो देखिए, वो कांस्टेंट है। एरिया ऑफ द प्लेट कांस्टेंट है सर, जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया था। एप्सिलॉन नॉट तो वैसे भी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, यानी सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूं चार्ज से यूज करना, उस पर बात हो रखी है। तो फोर्स बिटवीन प्लेट जो है वो Q स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और Q किस पे डिपेंड कर रहा है? K पे, यानी फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? K स्क्वायर पे। दिस वॉज द फोर्स बिटवीन प्लेट्स। और ये सारा डिस्कशन किसके लिए था भाई? दिस वॉज द डिस्कशन फॉर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल। अब आ जाइए कांस्टेंट चार्ज पर। लेट्स डिस्कस एवरीथिंग फॉर कांस्टेंट चार्ज। तो अगर मान लीजिए हम कांस्टेंट चार्ज पे ये सब डिस्कस कर रहे हैं तो टर्म्स क्या होंगे? पहला टर्म पे तो कोई मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं, बाद में जूम आउट करके एक बार दिखा दूंगा। तो पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना? तो पहला पॉइंट ये है कि भैया यहां पे जो कैपेसिटेंस बिफोर था वो C है, विच इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद C डैश यानी K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो कैपेसिटेंस तो अभी भी क्या हो गया? वही K टाइम्स बढ़ गया। इनिशियल अगर C था तो बाद में KC हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अच्छा,
और किस पे डिस्कशन हो रहा है भाई? कांस्टेंट चार्ज पे। तो सेकंड पॉइंट क्या है? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट कि बताइए चार्ज के साथ क्या हुआ? अरे वो तो सेम है सर, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चार्ज चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल चेंज हो सकता है क्या? यस। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल होता है Q बाय C। चार्ज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल आप देख पा रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। तो अगर पहले पोटेंशियल V था और बाद में V डैश हो गया तो V बाय K हो जाएगा। क्या भाई? V बाय K। व्हाई? बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो अगर कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो K टाइम्स घट जाएगा। यानी पहले पोटेंशियल अगर V था तो बाद में V बाय K हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V बाय D, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो नई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश विल बी E बाय K, यानी जो रिलेशन पोटेंशियल का होगा वही सेम हाल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। अच्छा, ये वाला डेफिनेशन आपको नहीं लगता उससे पहले दिया? थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको ये वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया, ये जो बताया, आपको नहीं लगता ये डेफिनेशन मैंने दिया कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर करती है तो वह K के फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है, उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यही मैंने बोला आपको, यही उस पॉइंट पे कहा मैंने आपको। ठीक है, लेकिन वो किसके लिए था? यहां कहीं बैटरी दिख रही है कनेक्टेड? नहीं, देयर इज नो बैटरी कनेक्टेड। इसीलिए ये जो पॉइंट है ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? एट कांस्टेंट चार्ज। तो एट कांस्टेंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E से क्या हो जाएगा? E बाय K हो जाता है। क्या भाई? E से क्या हो जाएगा? E बाय K। आप समझने की कोशिश मत करो जल्दी जल्दी कि जो बोल रहा है उसको सुनो ध्यान से, ऐसा नहीं। आप एंड रिजल्ट पे फोकस करो। लेकिन मैं तो पढ़ा रहा हूं ना भाई, मैं सीक्वेंस में कैसे बोलूंगा हर चीज, कैसे हर चीज कंसिडर कर पाऊंगा? कोई बात भूल ना जाऊं, इसीलिए मुझे तो कहानी की तरह सुनाना पड़ेगा ना कि ये इससे ये आता है, उससे वो आता है, ताकि हर चीज कंप्लीट हो। बस चलिए, तो ये हो गया। ले उसके बाद आइए एनर्जी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला बताइए कौन सा यूज करेंगे? क्या है? कांस्टेंट है तो भैया चार्ज कांस्टेंट है, इसलिए फॉर्मूला यूज करेंगे Q² बाय 2C। ध्यान दीजिए, आप फॉर्मूला वही यूज करते हैं जहां पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आपके साथ हो और दूसरा वेरिएबल हो। तो Q² बाय 2C में Q इज कांस्टेंट, C इज वेरिएबल। और ध्यान से देखिए, एनर्जी जो स्टोर्ड होगी कैपेसिटर पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। तो नई वाली एनर्जी भी क्या होगी? वो इनिशियल एनर्जी का K टाइम्स घट जाएगी। क्यों? सिंपल, वो कैपेसिटी, ये दिख रहा है कैपेसिटेंस, यहां पे आप लिख दो Kc तो वो K टाइम्स घट गई नई वाली एनर्जी। यानी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद एनर्जी K टाइम्स घट गई, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स घट गई, पोटेंशियल K टाइम्स घट गया, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया। अच्छा, इसमें लास्ट पॉइंट है फोर्स बिटवीन प्लेट्स। डायरेक्ट सीपी यहीं पे बात कर लेते हैं। फोर्स बिटवीन प्लेट्स, सिंपल, फोर्स बिटवीन प्लेट का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, पहले तो बिना कुछ सोचे बोल। फोर्स बिटवीन प्लेट्स का फॉर्मूला बोल, तो वो होता है Q² बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, या तो सिग्मा स्क्वायर A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों हो सकते हैं, बट अपने कौन सा यूज कर रहे हैं? Q² वाला। यानी फोर्स बिटवीन प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q²। सर Q तो कांस्टेंट है, यानी फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो फोर्स विल बी सेम। समझे भाई इस बात को? तो ये 5 पॉइंट है, याद रखेंगे। सिंगल कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, मैंने ये जो डिस्कशन किया इसमें बिफोर वाले सिचुएशन में डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड नहीं था, आफ्टर में इंसर्टेड है। बिफोर में नहीं था और आफ्टर में है। तो आप इस बात को समझना जरूरी कि क्वेश्चन कभी कभी इसको उल्टा फ्रेम करके पूछता है कि वो पहले डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देगा और फिर बोलेगा डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया तो क्या हो रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, देन ये वाला इनिशियल मान ले और ये फाइनल मान ले, बिकॉज ये बिफोर हुआ और ये आफ्टर। बट अभी मैंने क्या सोचा, मैंने पहले डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया, बाद में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, इसलिए इस तरह से सोचा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लगे वीडियो दोबारा देख, कोई दिक्कत नहीं, बार बार देख, लेकिन हर फॉर्मूले को आइसोलेट जरूर कर लेना। और जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन था हमारा कैपेसिटर, जहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया एट कांस्टेंट चार्ज एंड एट कांस्टेंट पोटेंशियल, एट कांस्टेंट चार्ज एंड एट कांस्टेंट पोटेंशियल। बहुत ताबड़तोड़ तरीके से रिजल्ट डिस्कस किए हैं। चलिए, ये तो एनर्जी के फॉर्मूले थे, ये हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अपन ने बात किया कि अभी तक अपना डिस्कशन हुआ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जैसे कि, और ये फॉर्मूला शीट है भैया, नो डिटेल डिस्कशन, फॉर्मूला शीट। चलिए, तो पहले अपन ने क्या डिस्कस किया? फर्स्ट अपन ने डिस्कस किया कैपेसिटेंस के बारे में, इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में, क्या बढ़ता है क्या घटता है, फिर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट है, कर्व कैसे प्लॉट करते हैं। उसके बाद अपने ने सिंगल कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक डालने से किस तरह से उसका बिहेवियर चेंज होता है, क्या क्या चीजें चेंज होती हैं वो देख लिया, और प्योरली फॉर्मूला बेस्ड डिस्कशन है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं। नाउ व्हाट विल बी डूइंग, देखना सिचुएशन देखना। हमारे पास एक कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस C1 है और उसको चार्ज किया V1 पोटेंशियल से और बाद में वो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन उसका पोटेंशियल कितना हो गया? V1। ठीक, अब दूसरा कैपेसिटर लिया अपन ने यहां पर इसको, और उस एनर्जी को हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, तो जैसा कैपेसिटर चार्ज करके छोड़ा था वैसे ही रहने वाला है। अब दूसरा कैपेसिटर है C2, इसको अपने ने चार्ज किया V2 पोटेंशियल से और इसको छोड़ दिया।
अब हमने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर को उठाया और जोड़ दिया, और ध्यान दीजिए इसमें दो तरीके से जोड़ सकते हैं, वी कैन कनेक्ट देम बाय टू वे। और मैं इसमें सारे रिजल्ट नहीं लिखने वाला हूं कि मैं हीट लॉस और ये सब निकालने बैठ जाऊं, मैं खाली बताऊंगा हीट लॉस कैसे निकालते हैं। बट इस केस में मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बिकॉज एनसीईआरटी और जो प्रीवियस ईयर कंटेंट है मेंस का भी नीट का भी, उसके बेसिस पे बात हो रही है। तो आप देखिए यहां पर जो कैपेसिटर है C1 कैपेसिटेंस का, उसको हमने चार्ज किया V1 पोटेंशियल से, यहां जो कैपेसिटेंस है C2 पोटेंशियल का, उसको चार्ज किया V2 पोटेंशियल से। अब C1 और C2 को कनेक्ट कर दिया, C1 और C2 को कनेक्ट कर दिया, लेकिन यहां पर जब कनेक्ट किया पहले वाले केस में, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया। भैया ये पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी मतलब ऐसे बेयर कर लेगा ना। तो आपने जब इन दोनों को ये वाला कैपेसिटर और ये वाला जोड़ा जाएगा, जब उसको जोड़ रहे हैं, इसको और उसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे देखना किस तरह से जोड़ पा रहे हैं। तो पहला है सेम पोलैरिटी से जोड़ेंगे, दूसरा है ऑपोजिट पोलैरिटी से जोड़ेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। तो यहां सेम पोलैरिटी से जोड़ा, यहां ऑपोजिट पोलैरिटी से जोड़ा। तो अब जो फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, व्हाट इज वीसी, कॉमन पोटेंशियल। जब आप दो डिफरेंट पोटेंशियल कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो चार्ज भागने लगेगा, और चार्ज कहां से कहां भागता है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे भागता है। और कब तक भागता रहेगा, जब तक फाइनल पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जब आप इन दोनों कैपेसिटर को यहां पर कनेक्ट करेंगे तो दोनों फाइनली कहां रीच कर जाएंगे, वीसी को। What is VC? कॉमन पोटेंशियल। चाहे पोलैरिटी सेम हो चाहे ऑपोजिट, लास्ट में दोनों से कॉमन पोटेंशियल पे पहुंचने वाले हैं, ठीक। हाँ, दोनों के कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू ऑब्वियस ही बात है अलग होगी। भाई यहां पे VC डैश कर देता हूं, नहीं तो आप सोचेंगे सेम है। तो यहां VC डैश और VC कैसे लिखेंगे, जल्दी से देखना। तो VC है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और VC डैश यानी ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट किया तो वो है C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि सर यहां पे C1 V1, देखिए जब ऐड कर रहे हैं तो तब दिक्कत नहीं है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये पूरा डेरिवेशन किससे आता है, तो वो चार्ज कंजर्वेशन से आता है। चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कैपेसिटर को छोड़ के बाहर थोड़ी जाएगा, तो चार्ज कंजर्व्ड है, इसी बात पे ये प्रिंसिपल बेस्ड है। और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो सेम पोलैरिटी वाले में जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और जब अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक। कॉमन पोटेंशियल बन गया अपना। अच्छा, यहां माइनस क्यों किया, क्योंकि ये ऑपोजिट पोलैरिटी से कनेक्टेड है। यहां ऐड क्यों किया, क्योंकि सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड है। अच्छा, एक और चीज समझने वाली बात है कि यहां C1 V1 C2 V2 किसको पहले लिखना है, चिंता मत कर, मॉडुलस लगा दे। बट मैं ये कह रहा हूं जिस भी C और V को मल्टीप्लाई करने से ज्यादा नंबर मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसको पहले लिख, वही तो डोमिनेट करेगा, वही तो पोलैरिटी डिसाइड करेगा। जिसका CV ज्यादा होगा वही डिसाइड करेगा पोलैरिटी क्या है। सिंपल सी बात है, चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो एक का पोटेंशियल कम होगा, दूसरे का बढ़ेगा, और जैसे ही सेम हो जाएगा चार्ज फ्लो स्टॉप हो जाएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं हीट लॉस। हीट लॉस कैसे निकलेगा, सुनना, उसका फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है, बहुत ही डायरेक्ट। हीट लॉस, क्या हीट लॉस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हीट लॉस क्यों होगा, बिकॉज जब आप डिफरेंट पोटेंशियल कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे वायर के थ्रू, तो वायर एक रेजिस्टर है, और चार्ज जब दौड़ेगा तो हीट डिसिपेशन शो करेगा। तो हीट लॉस कैसे निकलता है, सिंपल, आप हीट लॉस निकाल रहे हैं मतलब आपको पता है कि एनर्जी तो कम होने ही वाली है, ठीक है। आप एनर्जी का चेंज नहीं निकाल रहे हैं, आप हीट लॉस निकाल रहे हैं। दैट मींस यू ऑलरेडी नो कि एनर्जी विल बी लॉस्ट। और हीट लॉस कैसे निकलेगा, सिंपल, आपके पास इनिशियल कैपेसिटर सिस्टम है, ये वाला, ये इनिशियल कैपेसिटर सिस्टम है, तो आप उसकी इनिशियल एनर्जी फाइंड कर दीजिए। उसकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। सिंपल, क्या हो गया, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। और फाइनल जो सिस्टम बनेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, तो उसकी एनर्जी होगी हाफ C1 प्लस C2 इंटू VC स्क्वायर, या इस वाले केस में हाफ C1 प्लस C2 इंटू VC डैश स्क्वायर, ठीक है। जो जिसका VC है वो लिखो, C1 प्लस C2 कर दे। तो यहां पे आप पहले सेम वाले को देख लो और उसी से अपना डिस्कशन खत्म कर पाएंगे, खत्म ही कर देंगे उससे, ठीक है। दूसरा वाला तो खाली एक स्पेशल केस है, VC निकालने में ध्यान देना बस कि भैया वहां माइनस करके निकालते हैं, वहां ऐड करके निकालते हैं। चल देख, अब ये वाले केस में ये है आपकी फाइनल एनर्जी और ये वाली है आपकी इनिशियल एनर्जी। तो ध्यान दीजिएगा, हीट लॉस कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है। अब आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं करने का, व्हेन यू हैव ऑलरेडी सेड कि वो लॉस है तो लॉस निकालने का सिंपल तरीका है U इनिशियल माइनस U
फाइनल, बिकॉज अब आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, आप चेक नहीं कर रहे हैं कि वो लॉस होगा कि नहीं होगा। अरे ऑब्वियसली होगा, इनिशियल एनर्जी सिस्टम की ज्यादा थी, बाद की एनर्जी सिस्टम की कम है, इसलिए उसको माइनस करने से क्या मिल जाएगा, हीट लॉस, और ये हीट लॉस का फॉर्मूला है। तो फाइंड द इनिशियल एनर्जी, वो कितना था, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। अच्छा सर आपने ऐसे क्यों लिखा इनिशियल एनर्जी को, क्योंकि इनिशियली द कैपेसिटर्स वर आइसोलेटेड एंड उनकी इंडिविजुअल एनर्जी को ऐड करने से टोटल एनर्जी मिल जाएगी, माइनस व्हाट इज द फाइनल एनर्जी, हाफ C1 प्लस C2 इंटू VC स्क्वायर। डिपेंड करेगा पोलैरिटी सेम है कि ऑपोजिट, इनको माइनस कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, हीट लॉस। और ध्यान से देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं कि ये लॉस है, इसका मतलब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अब फाइनल माइनस इनिशियल करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि यहां पर हीट विल बी लॉस्ट। चलिए एक बार देख लो वन गो में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव हेड। चलिए फॉर्मूला बेस्ड डिस्कशन, एक एक फॉर्मूला की जान लेंगे आज। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जो इसके बाद का सवाल है अपना, एक व्हीटस्टोन ब्रिज का। देखिए इसमें ज्यादा सर्किट थ्योरी में घुसने की जरूरत नहीं होती, बट मैं सर्किट थ्योरी सबसे आखिरी में उठाता हूं ताकि दो चार बातें करके मैं सीधा करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन करने लग जाऊं, बिकॉज वहां पे और क्या करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में और क्या है, वहां यही सब चीजें। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं अपने, अब बात करेंगे हम किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। ओके उससे पहले क्या करते हैं, बेसिक सर्किट थ्योरी की बात कर ही लेते हैं। सर्किट थ्योरी, सर्किट थ्योरी, सर्किट थ्योरी क्या है, सिंपल, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं या दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो किस तरीके से अलग अलग बिहेव करते हैं उसके ऊपर फोकस करिएगा। तो यहां कैपेसिटेंस C1, यहां कैपेसिटेंस C2 बैटरी से जोड़ दिया इस तरह से, और यहां कैपेसिटेंस C1, यहां कैपेसिटेंस C2 और ये जोड़ दिया बैटरी से इस तरीके से, ठीक। बैटरी का पोटेंशियल लेट्स से V है। अच्छा अब पहले बताइए कौन सा जो फर्स्ट कनेक्शन है वो कौन सा है, सीरीज की पैरेलल। फर्स्ट कौन सा है, सीरीज की पैरेलल। तो फर्स्ट वाला जो कनेक्शन है वो है सीरीज कनेक्शन, और सेकंड वाला जो कनेक्शन है वो है पैरेलल कनेक्शन। कैसे पता चलता है भाई पैरेलल और सीरीज, सिंपल, अगर प्लस माइनस यानी माइनस प्लस से कनेक्टेड है इस सीक्वेंस में तो उसको बोलते हैं सीरीज। और सिंपल सी बात है, सीरीज मतलब क्या, वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। दिवाली की सीरीज लगाते हैं, वहां पे एक बल्ब खराब हो जाए तो पूरी लाइट जाती है, क्यों, क्योंकि वो सीरीज है भाई, कनेक्टेड है सब एक दूसरे के साथ। पैरेलल में क्या है, दो अलग अलग रास्ते हैं, तो प्लस प्लस से, माइनस माइनस से, और पैरेलल में दिख रहा है ये कनेक्शन पैरेलल है। यहां पर जो कैपेसिटेंस आता है सीरीज में वो होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दो का शॉर्टकट फॉर्मूला बताया, दो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट आता है C1 प्लस C2, जोड़ने पे मिलेगा डायरेक्ट। यानी जो रेजिस्टर का पैरेलल का रिजल्ट है वो यहां सीरीज में आता है, और जो रेजिस्टर का सीरीज का रिजल्ट है वो यहां पैरेलल में आता है। तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है, ध्यान देना, अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो पैरेलल में लगा, और अगर कैपेसिटेंस घटाना है तो सीरीज में लगा। यहां पर आपका कैपेसिटेंस कम वाले से भी कम आएगा, यहां आपका कैपेसिटेंस ज्यादा वाले से भी ज्यादा आएगा। सिंपल लॉजिक, अगर इसका कैपेसिटेंस 2 फैरेड, इसका कैपेसिटेंस 3 फैरेड, तो इनको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 2 3 6, 6 बाय 5 यानी 1.2। तो सबसे कम वाला कितना था, 2, तो आपका आंसर 2 से भी कम आया। यानी अगर दो कैपेसिटेंस दिए हैं उनमें सबसे कम वाले से भी कम आपका आंसर आएगा, और अगर पैरेलल लिया है तो दोनों को जोड़ने से मिलेगा तो ज्यादा वाले से भी ज्यादा आंसर आएगा। बढ़ाना है तो ये, घटाना है तो ये। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, सीरीज में क्या सेम होता है, तो सीरीज में और कोई रास्ता तो है नहीं, तो जो चार्ज निकलेगा वो दोनों से सेम जाएगा, इसलिए दोनों का चार्ज Q1 Q2 सेम होगा, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अच्छा अब कैसे पता चलेगा किसका पोटेंशियल ज्यादा है किसका पोटेंशियल कम, सिंपल सी इक्वेशन है Q इक्वल टू CV। इसमें ध्यान दीजिएगा कि अपना जो, क्योंकि सीरीज में Q कांस्टेंट है तो आपको दिख रहा होगा पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। क्या भाई, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, यानी अगर जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल कम, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल कम। कब, सीरीज में। कब भाई, सीरीज में। अच्छा पैरेलल में क्या सेम होता है, तो पैरेलल में सर पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। V1 इज इक्वल टू V2 एंड चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी जिसका कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा उस रास्ते में चार्ज उतना ज्यादा जाएगा, क्योंकि इक्वेशन है Q इक्वल टू CV एंड पैरेलल में V कांस्टेंट होता है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो गया। ठीक, बहुत ही बेसिक बातें हैं, बट जब आप नीट के 36-37 साल का कंटेंट देखेंगे तो आप एनालाइज करेंगे कि भैया ये बेसिक बातें ही अगर कोई क्रिटिकली लास्ट मोमेंट पे याद रख के गया होता ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, अब मैं इसमें और भी चीजें बता सकता हूं सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू सीरीज पैरेलल लेके, बट फिर से बोल रहा हूं दिस इज फॉर्मूला शीट डिस्कशन, नॉट दी कंप्लीट एक्सप्लेन, जो आपका एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर होता है वो।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सर्किट थ्योरी की बात करी ली तो यहीं पे एक पॉइंट खत्म कर देते हैं जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। गेहूं का ब्रिज बना दे रहे हैं भाई। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? मान लीजिए अगर इस तरह से कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि सर ये इतनी छोटी सी बात अभी इस मोमेंट पे क्यों बता रहे हो? 24 का पेपर उठा के देखें बेटा, अपने आप समझ आ जाएगा। 23 का देखें, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर देखें, आपको समझ आएगा। ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये है C4, ये है C5। भाई साहब बम बढ़ाने, नहीं, ये बैटरी, ठीक, ये बैटरी कनेक्ट किया। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज कब बनेगा? व्हेन C1 by C2 इज इक्वल टू C3 by C4, वी कॉल इट अ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। अब ब्रिज मतलब क्या? आप देख पा रहे होंगे, ये ब्रिज का एक पार्ट है, ये ब्रिज दूसरा पार्ट है, और ये ब्रिज किसके भरोसे पर टिका हुआ है? इसके। अब अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, लेट्स से आई वांट टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अरे आप देखना ना यार, 23 वाला पेपर देखना, 23 का पेपर देखना, एक कैपेसिटर और दो पैरेलल में, भैया उसका सी इक्विवेलेंट पूछा था। तो लास्ट मोमेंट पे आलतू फालतू किसी का ज्ञान लेने का कोई मतलब नहीं, एकदम स्टिक टू द बेसिक, डेफिनेटली मार्क्स अपने इंक्रीज कर लेंगे। तो यहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज में इसका इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस चाहिए तो तकलीफ कौन दे रहा है? तो अपने को तकलीफ दे रहा है ये वाला C5। तो अगर ये बैलेंस्ड ब्रिज है यानी C1 by C2 इज इक्वल टू C3 by C4, तो ये वाला बिना सोचे निकाल दीजिए। और जैसे ही ये निकल गया भाई, जैसे ही ये निकल गया, ये ब्रांच हटा देते हैं, जैसे ही ये निकल गया वैसे ही अब ध्यान से देखना, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और उनके बाद ये दोनों पैरेलल में। और सीरीज का रिजल्ट होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है, और पैरेलल में दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ले रहा हूं मैं। ये सिर्फ एक ट्रिक है, एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने 2-3 बार देखे ऐसे क्वेश्चन हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी है और आपका इस वाले चैप्टर में भी है, इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटेंस हैं C1 C2, आपको नहीं पता कि उनकी वैल्यू क्या है, यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, बट किसी ने क्या बोला कि पहले इन दोनों को सीरीज में जोड़ा, C1 C2 को क्या किया, आपने सीरीज में जोड़ दिया। फिर किसी ने बोला कि भैया इनको पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक, और मेरा फोकस NCERT एंड 37 ईयर कंटेंट, खत्म बात, और 10 साल के मेंस के कंटेंट, और अब इस वाला भी, इस साल जो भी आया वो भी, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं दिमाग में रखूंगा अभी के लिए, बिकॉज इससे पहले जो करना था कर चुके, लास्ट मिनट रिवीजन क्रिस्प एंड परफेक्ट बेस्ड ऑन द NCERT एंड प्रीवियस ईयर कंटेंट। तो C1 C2 यहां पे ध्यान से देखना। अब C1 C2 दो कैपेसिटर थे, उसको अपने सीरीज में लगाया, तो मान लीजिए सीरीज में लगाने के बाद जो इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हुआ वो है X, क्या है भैया, X, और पैरेलल में लगाने के बाद जो इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हुआ वो है Y। यानी उसने C1 C2 नहीं दिया, ये अननोन है भाई, ये अननोन है। सवाल चाहता है कि C1 C2 आप निकाल के दें, तो ये अननोन है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, C1 C2 को पहले उसने क्या किया, सीरीज में जोड़ा, और बोला कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आया है वो है X। फिर उसने C1 C2 को पैरेलल में जोड़ा और बोला कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आया है वो है Y। अब बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। क्या सवाल है भाई, निकालो C1 एंड C2। अब इसमें एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, सबसे पहले C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, भाई सीरीज में होता है ये फॉर्मूला, किसके बराबर है ये, X के, क्वेश्चन ने दिया है। फिर पैरेलल में C1 प्लस C2 किसके बराबर है भाई, Y के। सर इससे सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल होगा, लेकिन एक चीज और चाहिए जिसको मैं नीचे लिख रहा हूं, दैट इज C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। देखना भाई, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर प्लस C1 C2। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हट रहा हूं मैं इसको समझाने के लिए। अब देखिए, ये आइडेंटिटी देखिए, सर ये तो सुनी सुनी चीज लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर 10वीं कक्षा में बहुत बार पढ़ा है और अभी भी हमने पूरे 2 साल में कहीं ना कहीं यूज किया है। तो C1 प्लस C2 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर बाजू वाले में RHS में लिखा है C1 माइनस C2, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, माइनस 2ab में 4ab जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, प्लस 2ab। यानी आपका RHS और LHS, देखना भाई, RHS और LHS दोनों सेम हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, फर्स्ट C1 प्लस C2 की वैल्यू तो अपने को पता है, वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ C1 एंड C1 प्लस C2 Y, तो यहां पे Y लिख दो, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ C1 C2 आपको पता है, द वैल्यू ऑफ C1 C2 यू नो, यस, फाइंड C1 C2 फ्रॉम दिस, वो उठा के यहां पुट कर दो। उससे क्या निकाल लो, फाइंड C1 माइनस C2। वंस यू हैव कैलकुलेटेड C1 माइनस C2, तो आपके पास C1 प्लस C2 है, आपके पास C1 माइनस C2 है, दोनों को जोड़ दे और C1 C2 इंडिविजुअली निकल आएगा।
मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये क्रिस्प एंड एकदम फॉर्मूला बेस्ड डिस्कशन है, इसीलिए मैं इतना बात बता के छोड़ दे रहा हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग विद करंट इलेक्ट्रिसिटी, और वहां पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सर्किट थ्योरी से, देन विल बी टेकिंग आपका पोटेंशियोमीटर, ठीक है, फिर सॉरी पोटेंशियोमीटर तो नहीं है, ठीक है, मीटर ब्रिज, वोल्ट मीटर, एमीटर, वो सब उठाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड डिस्कशन, पावर हीट, इन सब पे मैक्सिमम पावर थ्योरम। ठीक, और फिर से बोल रहा हूं दिस इज नॉट अ डिटेल्ड डिस्कशन, उसके लिए अलग वीडियोस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्रिस्प रिवीजन है, और रिवीजन भी नहीं कह रहा हूं मैं इसको, रिवीजन भी नहीं है भाई, रिवीजन में भी हम पूरा टॉपिक पे एकदम डिटेल में बात करते, टॉपिक में घुसते, ये सिर्फ और सिर्फ वार्निंग है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मूला शीट डिस्कशन है बस, जिसको हम बोलेंगे लास्ट मिनट रिवीजन।